गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई हो रहा है सबका? चलिए, माई सेल्फ दीपक कुमार, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केप्लर्स का जो मोशन केप्लर्स ने लॉ दिया था जिसका नाम पड़ा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ही हैज़ गिवन 3 लॉज। उन्होंने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ में तीनों लॉ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट कीजिए, देन आफ्टर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट लॉ। ओके, सो ऑल 3 लॉज आर रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। सारे तीनों लॉ जो है मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपका बोर्ड पे आपका मैंने लिख दिया है। अब तीनों लॉ को मैं समझाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहला लॉ क्या दिया हुआ है? फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है। गिवन फर्स्ट लॉ इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ इज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोर्सिंग। क्या बोलता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ क्या होते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। मान लीजिए आपका ये क्या हो गया? सन हो गया। दिख रहा है सबको? चलिए, मान लीजिए आपका ये क्या हो गया? सन हो गया। तो जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे घूमेंगे? एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, यानी इस तरह से घूमेंगे। सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते वैसे, बल्कि कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। और उसका फोकस कौन होता है? सन होता है। उसका फोकस कौन होता है? सन। इट इज सन। ये क्या है? सन है। और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे घूम रहा है, इस प्लैनेट का नाम मान लेते हैं अर्थ है। तो सन के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ। सन के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ घूमता है। तो कौन से पाथ में घूमता है? पाथ यानी रास्ता, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, एलिप्स में घूमता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इट इज द फर्स्ट लॉ। केप्लर्स का पहला नियम क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ एक प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। इट इज द फर्स्ट लॉ। और सन उसका क्या होता है? फोकस होता है। फोकस मतलब सेंटर। तो सेंटर कौन हो गया? सन हो गया। और सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअसली घूमते हैं। क्यों घूमता है भाई? क्योंकि सन इसको अपनी तरफ खींच रहा है, सन का फोर्स इसके अपनी तरफ लग रहा है, और अर्थ जो है अपना फोर्स इस तरफ लगा रहा है। सन इस तरफ खींच रहा है, अर्थ उस तरफ खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, सन और अर्थ। सन चाह रहा है कि मैं अर्थ को खींच लूँ और अर्थ चाह रहा है कि मैं सन को खींच लूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे। जब नहीं खींचेंगे तो क्या होगा? वो गोल गोल घूमना शुरू करेगा। चलिए कोई बात नहीं। बचपन में आपने घिरनी कभी घुमाया? घिरनी, घिरनी जानते हो? घिरनी क्या होता है? ऐसे रस्सी लगा होता है, बीच में घूमने वाला होता है, ऐसे घुमा के खींचते हैं तो क्या होता है? गोल गोल घूमता है। जितना उसमें हम फोर्स लगाते हैं उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है? घूमता है। आपने देखा है घिरनी? तो आप लोगों सबने देखा होगा, ठीक है, कि उसको रस्सी लगाते हैं तो इतना बड़ा होता है, कुछ उसमें होल होता है, 200 रस्सी लगा के ऐसे गोल गोल उसको घुमाते हैं तो क्या होता है? वो हाई स्पीड में घूमता है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी लग रहा है। अर्थ चाह रहा है कि मैं इसको बाहर खींच लूँ और सन चाह रहा है कि मैं इसको अंदर खींच लूँ। जब अंदर बाहर खींचने के प्रोसेस जब लगे होते हैं तो क्या होता है? वो दोनों तरफ से जब फोर्स लग रहा होता है, एक फोर्स जो बाहर की ओर लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल, और अंदर की ओर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। दो तरह के फोर्सेज लगते हैं, तो एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। तो अंदर बाहर के फोर्स के कन्फ्यूजन में वो क्या हो रहा है? गोल गोल घूमना शुरू कर रहा है। तो ये इसमें जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट के मोशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या लगता है? प्लैनेट मूव करता? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो प्लैनेट कभी मूव नहीं करता। ठीक है, दो तरह के फोर्सेज लगते हैं, दो तरह के फोर्सेज लगते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण से प्लैनेट्स गोल गोल क्या कर रहा होता है? घूम रहा होता है। इट इज द फर्स्ट लॉ। ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में क्या कहता है? सेकेंड लॉ उसी में देख लेते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि एरिया स्वीप बाय, जैसे मान लीजिए ये हो गया एरिया स्वीप बाय इक्वल क्या लिखा हुआ है? दूसरा सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्लियर है सबको? फर्स्ट लॉ इज क्लियर। क्या लिखा है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल पाथ इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, बोलता है कि अर्थ जो है या जो भी प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ कैसे घूमता है? इलिप्टिकल। सिंपल याद रखना है कि प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इक्लिप्स में घूमता है, यानी कि इस तरह का ओवल शेप, अंडाकार शेप में घूमता है। कैसा शेप में घूमता है?
अंडाकार शेप में घूमता है, गोल गोल शेप में नहीं घूमता, बल्कि कैसे घूमता है, अंडाकार शेप में घूमता है। फर्स्ट लॉ इज क्लियर। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लैनेट जो है इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जितना टाइम, जैसे ये देखिए आपका ये हो गया, तो ये आपका एरिया कुछ स्वीप करेगा। जैसे यहाँ से प्लैनेट चलना शुरू किया, यहाँ से चल करके वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, तो ये कुछ एरिया स्वीप कर रहा होगा, सन के साथ क्या कर रहा होगा, कुछ एरिया स्वीप कर रहा होगा सन के साथ, है ना। ये एरिया स्वीप कर रहा है। एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, आप उसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, सिंपली हम यही लिखते हैं। तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा होगा, मान लीजिए एरिया कवर कर रहा होगा टी टाइम में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है वो एरिया ये कवर कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे एरिया निकालेंगे, ट्रायंगुलर पाथ का बन गया ना। तो ये जो एरिया आपका दिख रहा है, ये एरिया मान लीजिए टी टाइम में कवर कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर ये एरिया कवर कर रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, टी टाइम इंटरवल में ये एरिया कितना टाइम में, टी टाइम में, ये एरिया और एरिया बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर रहा होगा ऐसे, तो ये टी टाइम में, ये एरिया एरिया 1, मान लीजिए ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, और ये क्या है 3 है। तो एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 ये क्या होगा, इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। चाहे यहाँ पर भी हो सकता है, तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जो होगा एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3 इज इक्वल टू एरिया 4। मतलब जितने भी ये एरिया कवर करता है, यानी टी टाइम में, कितने टाइम में, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। अगर टाइम इंटरवल सेम रहेगा तो उस कंडीशन में जितना एरिया कवर करेगा हर एक पॉइंट पे, आप जितना भी टी टाइम में, आप टी टाइम मान लो कि 10 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी हो, तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस से मतलब नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एरिया कवर करेगा, यहाँ से जो एरिया कवर कर रहा है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है बाकी सारा चीज़। एरिया जो कवर करेगा वो इक्वल एरिया कवर करेगा अकॉर्डिंग टू केप्लर्स सेकेंड लॉ। केप्लर्स सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या हुआ कि ये जो एरिया कवर करेगा इक्वल करेगा। चलिए, बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि भाई एरिया इक्वल कैसे कवर करेगा, इलिप्टिकल पाथ है तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। एक बार फिर से फिगर हम बना देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। एक बार फिर से हम फिगर बना करके आपको समझा देते हैं कि होता कैसे एक्चुअली। ये आपका है सन, दिख रहा है, सन है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट घूम रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे चला, तो ये सन है, नीचे लिख दें, यहाँ से सेंटर ऐसे हो गया, ये डिस्टेंस, ये ऐसे, ये देखिए ये होगा। यहाँ पे जो होगा वो देखिए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का, वो थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन जब यहाँ पर की बात करेंगे, हम नज़दीक की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। यानी जब सन के नज़दीक आएगा तो प्लैनेट टी टाइम में, कितना टाइम में, टी टाइम में यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एरिया जो ये आपका होगा और एरिया जो आपका ये होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेडियस कम है। यहाँ पे रेडियस क्या है, कम है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रेडियस ज़्यादा और डिस्टेंस कम हो गया, तो उस केस में एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बात ये रहा कि यहाँ पे टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर कर लिया, यहाँ पे टी टाइम में कम डिस्टेंस कवर क्यों किया, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे भी प्लैनेट सेम स्पीड से, हम लोग सब जानते हैं कि प्लैनेट सेम स्पीड से घूमता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केप्लर ने इस चीज़ को कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब प्लैनेट सन से दूर होता है, जब प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कभी भी प्लैनेट सन के नज़दीक होता है, ध्यान से सुनिएगा जो हम बता रहे हैं, जब कभी भी प्लैनेट सन के नज़दीक होता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब कभी प्लैनेट सन के नज़दीक होता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब कभी प्लैनेट सन के दूर होता है तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। रीज़न क्या है स्पीड स्लो और कम होने का, क्योंकि देखिए जब ये नज़दीक है, छोटा डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, तो इस पर कम डिस्टेंस, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, याद है कुछ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होता है। ये डिस्टेंस कम गया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू m1 m2 बाई d², ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, यस और नो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। चलिए
हमने ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर कम गया, ये अगर छोटा हो गया, डिस्टेंस अगर छोटा हो गया तो एफ देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डी जितना घटेगा एफ उतना ही बढ़ेगा, और डी जितना बढ़ेगा एफ उतना ही कमेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ पे फिर से एक बार बता रहे हैं कि एफ जितना बढ़ेगा, सॉरी डी जितना बढ़ेगा एफ उतना ही घटेगा, डी जितना बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ही कमेगा। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस छोटा हो गया तो फोर्स बढ़ गया। जब फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जितना तेजी से इधर खींचेगा उतनी तेजी से खींचेगा इस तरफ, तो उसका स्पीड क्या होगा, फोर्स जब बढ़ेगा तो इन दोनों का स्पीड भी बढ़ जाएगा, मोशन भी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे एक घिरनी लेंगे, फिर से वही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो घुमाने वाला होता है। घिरनी लेना, घिरनी लेने के बाद उसको रस्सी में बांधिए और उसको घुमाइए ऐसे, और धीरे धीरे खींचिए। जब धीरे खींचेंगे तो उसका स्पीड जो होगा स्लो होगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में। वो घिरनी मिलता है 1-2 रुपये में, चॉकलेट टाइप का होता है, चॉकलेट भी होता है उसमें लगा हुआ। तो वो हम लोग पहले मिट्टी का बनाया करते थे। ठीक है, तो अगर मिट्टी मिले तो हम बना के आपको दिखा देंगे। तो उसमें घिरनी जब लगाते हैं, उसको जब धीरे धीरे खींचते हैं, जब फोर्स कम लगाते हैं तो उस घिरनी का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है। कैसा होता है, कम होता है। लेकिन जब जोर से खींचते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। बिल्कुल यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि जब फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका मोशन तेज होगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि अगर फोर्स स्पीड में नहीं पार करे, यहाँ से फोर्सेस पे लग रहा है, अगर स्पीड में नहीं पार करेगा तो इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। अगर फोर्स लग रहा है इस पर और स्पीड में अगर पार नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसको खींच लेगा। आपने शायद पढ़ा होगा मोमेंटम का क्राइटेरिया। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो मास तो सेम रहेगा, मास रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मास रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम को भी कांस्टेंट रखना है, मास रिमेन कांस्टेंट। मास इसमें क्या रहेगा, मोमेंटम से समझिए आप। चलिए, तो मास तो दोनों बॉडी का सेम रहेगा, मास दोनों बॉडी में चेंज तो करेगा नहीं। मास पहला बॉडी का दूसरा बॉडी दोनों का तो सेम रहेगा, लेकिन मोमेंटम को भी सेम रखना। मोमेंटम अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हम बोलते हैं ना मोमेंटम बरकरार रखना है। क्रिकेट, जैसे क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में कमेंट्री करवाते वक्त बोलता है कि हम लोग को मोमेंटम रखने के लिए मारना पड़ेगा रन, स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, या बॉलर्स को मोमेंटम मेंटेन करने के लिए विकेट लेना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो इसको कंटिन्यूसली मूव करने के लिए मोमेंटम सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, मोमेंटम सेम होना चाहिए। मोमेंटम पी जो है आपका, मोमेंटम जो है, मोमेंटम शुड बी सेम फॉर कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन के लिए मोमेंटम सेम होना चाहिए। इसका मास इक्वल है, मास तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम गया, फोर्स बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज नहीं होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। मोमेंटम गड़बड़ाएगा तो प्लैनेट क्या हो जाएगा, सन की तरफ खींच लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्लैनेट जो होता है जब नज़दीक आ जाता है सन के तो उसका स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है और वो तेज़ी से मूव करके दूसरे जगह पे आ जाता है। यहाँ पे स्लो, आसानी से, आराम से मूव करता है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फोर्स यहाँ पे कम लगेगा। जहाँ भी फोर्स ज़्यादा लग जाएगा वहाँ पे मोशन क्या होगा, तेज हो जाएगा, स्पीड उसका फास्ट हो जाएगा जहाँ पे भी फोर्स लगेगा। ये केप्लर्स का दूसरा नियम था कि इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जितना टाइम यहाँ पे लगेगा टी टाइम, यहाँ भी टी टाइम लगा, तो जितना एरिया ये सन के साथ, जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना ही एरिया दूसरे पॉइंट पे टी टाइम में भी कवर करेगा। जब नज़दीक होगा तो फास्ट चलेगा और दूर होगा तो स्लो चलेगा। उसी के बेसिस पे ये तीसरा लॉ भी बनाया गया है केप्लर्स का। कौन सा लॉ, तीसरा लॉ भी बनाया गया है। चलिए तीसरा लॉ देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्लियर हो गया ना, ओके। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं हम लोग, केप्लर्स का थर्ड लॉ। तो केप्लर्स का तीसरा नियम क्या कहता है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्लियर हो गया। केप्लर्स का तीसरा नियम क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि इलिप्टिकल पाथ में तो घूमता ही घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, सही है। ये मान लीजिए सन है, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ में घूमने में क्या होगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा, मान लो टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। प्लैनेट अगर यहाँ से घूमेगा, जैसे अर्थ, तुमसे पूछे कोई अगर कि अर्थ कितनी दिनों में अपना टोटल राउंड पूरा कर लेता है, तो 365 डेज अप्रॉक्सीमेट लोग बोलते हैं 6 आवर। 365 डेज 6 आवर अप्रॉक्सीमेट ऐसा कुछ होता है। 365 डेज एंड 6 आवर होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो 365 डेज जो होता है, 365 ही राउंड ऑफ करके हम लोग मानते हैं। 365 डेज में ये प्लैनेट्स गोल गोल घूम जाता है। बात समझ में आ रहा है, कितने दिन में घूमता है, 365 डेज में प्लैनेट एक राउंड, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक आने में उसको 365 डेज एंड 6 आवर अप्रॉक्सीमेट लगता है। कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम इंटरवल जो होता है वो डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये इसको इतना टाइम लगा, अगर कोई दूसरे प्लैनेट है, मार्स वगैरह है,
ठीक है। तो दूसरे प्लैनेट अगर हैं तो उनको कम टाइम लगेगा, उनको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। दूसरे प्लैनेट, छोटे प्लैनेट जो नज़दीक हैं, सन के जो नज़दीक होंगे उनको कम लगेगा। सन से जो दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनका टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा। क्यों टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है वो सन से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी उन्होंने कहा, जैसे एक चीज़ बताते हैं, जो दूसरे प्लैनेट कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, वेनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, जो भी है, जितने भी प्लैनेट्स आपके होते हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट जो नज़दीक होता है, पहला प्लैनेट को 88 डेज लगता है, दूसरे प्लैनेट को 130 या 136 कुछ डेज लगता है, तीसरे प्लैनेट को 356 डेज लगता है, चौथे प्लैनेट को उससे ज़्यादा लगता है, पाँचवें प्लैनेट को उससे ज़्यादा, छठे प्लैनेट को सबसे ज़्यादा। ठीक है, पीछे जैसे बढ़ते जाते हैं तो एक 400 साल, 500 साल, 1000 साल, ऐसे कर करके वो गोल गोल घूमते हैं, अपना राउंड पूरा करते हैं। तो प्लैनेट डिफरेंट टाइम लेते हैं, ठीक है, रोटेशंस के लिए, क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या है, सन से अलग अलग है। तो सन के डिस्टेंस पे, सन से उसका डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है प्लैनेट का टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने एक चीज़ रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, तो मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मीन डिस्टेंस ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये मीन डिस्टेंस हो गया, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो इसका मीन डिस्टेंस जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4/4, जिसको हम लोग क्या मान लिए, R। यानी कि इसका मीन एवरेज डिस्टेंस, कहीं पर भी पॉइंट्स ले लेंगे, 10, 12, 20, 50, 100, जितना भी पॉइंट लेना है, सारे सन से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो ये हो गया मीन इसका R। तो क्या लिखा, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस होगा, तो हर एक पॉइंट पर के निकाल लेंगे, मतलब हर एक पॉइंट तो निकाल नहीं पाएंगे, मिलियंस ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। तो कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स तक का उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे हम 4 का निकाले, हो सकता है कोई कहे कि नहीं 6 का निकालेंगे, जितना का भी निकालना चाहें आप उतना का एवरेज डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। प्लैनेट टू द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। मतलब जितना उसका टाइम लगेगा, यानी कि जो रेडियस निकला, यानी कि जो डिस्टेंस निकला, एवरेज डिस्टेंस जो निकला, उसका जो क्यूब होगा, एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम स्क्वायर के। यानी कि जितना ज़्यादा तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे टाइम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस का क्यूब जो बढ़ेगा, डिस्टेंस का क्या बढ़ेगा, क्यूब जो बढ़ेगा, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे टाइम उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सेड बाय केप्लर, दीज आर द केप्लर्स लॉस। ये 3 केप्लर्स के नियम थे और केप्लर्स के ही नियम से, केप्लर्स के ही लॉ से न्यूटन ने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। केप्लर्स के ही तीसरा नियम से न्यूटन ने ये प्रूव किया था कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। ठीक है, वो भी चीज़ हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे कि हाउ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। ग्रेविटेशन का तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट। ओके, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन इज रिटन ऑन बोर्ड। आपके बोर्ड पे ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लिख लिए, समझाया एक एक करके। ओके, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर फॉलोइंग फिनोमेना सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे जो फिनोमेनाज दिए हुए हैं, बहुत सारे फिनोमेनाज हैं जो आप जानते होंगे, वो ग्रेविटेशंस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। ग्रेविटी के कारण से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। आप लोग यू कैन ऑल्सो ऐड सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल, सो मेनी डिफरेंट फिनोमेना दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, दैट काउजेज ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत सारे फिनोमेनाज को आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लिखा, आप चाहें तो 10 भी लिख सकते हैं, ऐसा क्या, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फिनोमेना, मतलब मोस्ट ऑफ द फिनोमेनाज जो होते हैं, दैट इज़ बहुत सारे फिनोमेनाज जो होते हैं वो ग्रेविटेशन पे बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड होते हैं, ग्रेविटी पे बेस्ड होते हैं। बिना ग्रेविटेशन का हम लोग एग्जिस्टेंस ही नहीं कर पाते। जैसे एटमॉस्फेयर बाइंड किया हुआ है, एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर क्यों है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से है, तो वो भी लिख सकते हैं। बारिश होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, किसके कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे, आप चाहें तो उसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, सही है। तो ग्रेविटेशन के कारण से
हम लोग जो हैं ज़मीन पे टिके हुए हैं। देखो पहला लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, पहला चीज़ जो हम पढ़ते हैं, द फोर्स दैट बाइंड्स अप टू द अर्थ। वह फोर्स जो हम लोगों को बाइंड करके रखा हुआ है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग अर्थ पे टिके हुए हैं, अर्थ पे रुके हुए हैं, तो किसके कारण से रुके हुए हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से रुके। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ख़त्म हो जाए, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ये अर्थ है, गोल ऐसे अर्थ है, गोल ही होता है ना, अर्थ ऐसे गोल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है तो ऐसे ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा वो? अगर ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो कहाँ चला जाएगा वो? नीचे चला जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको क्या करके रखा हुआ है? पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे आदमी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करके रखा हुआ? पकड़ के रखा हुआ है। कहीं पर भी अगर वो आदमी होता है या कहीं पर भी कोई भी चीज़ वस्तु रखा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो आपका यही चीज़, फर्स्ट जो फेनोमेना लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि द फोर्स दैट बाइंड्स अप टू द अर्थ। हम लोगों को या जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे या जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स पे, वो सारे चीज़ वहाँ पे अगर बाइंड हैं तो किसके कारण से हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ठीक है, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर बाइंड है यहाँ पे, तो किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं तो किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। घर ज़मीन पे खड़ा है तो किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शन, दो चीज़ें हैं, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण से बना हुआ है। लेकिन मेन तो इसमें कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला चीज़ हो गया, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी प्लैनेट्स पे जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे किसके कारण से हैं? सिर्फ और केवल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। दूसरा क्या लिखा? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा होता है या फिर सन के चारों तरफ जो अर्थ या प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, वो सारे के सारे किसके कारण से घूम रहे होते हैं? ग्रेविटेशन के कारण से घूम रहे होते हैं। अगर ग्रेविटेशन के बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम जान नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में जो जानते हैं, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जो हम जानते हैं, प्लैनेट गोल गोल घूमता है। पहले एक चीज़ आपको पता होगा कि हम लोगों के अंदर मैथ था, सुपरस्टिशन था कि अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ नहीं, बल्कि सन जो होता है वो अर्थ एक जगह पे होता है और सन उसके चारों तरफ घूमता है। ऐसा सब लोग जानते होंगे, हम लोग का सुपरस्टिशन था। दूसरा चीज़ क्या सुपरस्टिशन था? कि जो अर्थ जो है वो शेषनाग के माथा पे है, ऐसा शेषनाग यहाँ पे ऐसे, जब शेषनाग हिलता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ा बुक में तो नहीं होगा ये चीज़, लेकिन कहीं कहीं कहानियों में ये सब चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को, सुनने को, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, और प्लैनेट्स अराउंड द सन, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उस सन के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, या जो भी सेलेस्टियल बॉडी, मेटोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, या जो भी सेलेस्टियल बॉडी जो हैं वो सन के चारों तरफ या अर्थ के चारों तरफ या किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो उसके पीछे कौन रीज़न है? किसका रीज़न है? क्या रीज़न है भाई? तो ग्रेविटी रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स रीज़न है। नेक्स्ट क्या लिखा? द टाइड ऑन द अर्थ, टाइड्स ऑन द अर्थ। टाइड तो आप जानते होंगे, लो टाइड, हाई टाइड। टाइड क्या होता है? टाइड क्या होता है? तो पानी जो लेवल में है, सी और ओशियन का जो पानी अपने लेवल में है, तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए सी और ओशियन का लेवल यहाँ पे ऐसे है, लेकिन क्या हुआ? ये थोड़ा ऊपर उठ गया। क्या हो गया? थोड़ा ऊपर उठ गया। लो टाइड और हाई टाइड। लो टाइड हाई टाइड दिन भर में बहुत बार आते हैं, हाई टाइड तो 2 बार ही आता है, लेकिन लो टाइड बहुत बार आते रहते हैं। तो जो टाइड्स आते हैं यानी कि पानी का जो लेवल होता है ऊपर उठ जाता है। पानी का लेवल ऊपर क्यों उठ जाता है? जैसे मान लीजिए उठने के पीछे रीज़न क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन। जैसे देखिए पानी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन वाटर इज लेस देन द सॉलिड। लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम है। मान लीजिए कि आपका क्या है? अर्थ है और यहाँ पे मान लीजिए मून है, गॉट इट? ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। सही है, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे इस लेवल में क्या है? पानी है, वाटर है। आपको पता होगा कि वाटर कितना होता है? 71%। अर्थ पे वाटर कितना परसेंट है भाई? तो 71%। अर्थ पे वाटर जो है कितना परसेंट है? 71% है। तो ये जो मान लीजिए पार्ट में वाटर है तो ये पानी यहाँ पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से लगा इस तरफ, समझ में आ रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा, मून जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको खींच रहा है, तो पानी का जो लेयर होगा क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। पानी का लेयर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर उठ, इधर नॉर्मल रहेगा लेकिन इधर का पानी का लेयर क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि पानी को अपनी तरफ वो क्या कर लेगा? खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फोर्स लग रहा है ना वाटर के ऊपर, तो वाटर के फोर्स के कारण से, मून के फोर्स के कारण से वाटर थोड़ा क्या हो जाएगा? अपने लेवल से ऊपर उठ जाएगा। अपने लेवल से क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों भाई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे प्लास्टिक या बलून लेते हैं, बलून होता है, बलून है, बलून लेकर के मुंह में उसको डालिए, उसको पीछे की ओर खींचिए तो क्या देखेंगे? बबल्स टाइप का वो फूल जाता है। आपने देखा होगा कभी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है।
जैसे मुंह में बलून लिया या प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक लेने के बाद मुंह में डालते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं उसको, अंदर की ओर एयर जब खींचते हैं तो क्या देखते हैं, ये बबल्स टाइप का उड़ जाता है। तो बबल्स टाइप का क्यों उड़ जाता है भाई, तो उस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे भी बबल्स टाइप का बन जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, मून के द्वारा या फिर सन के द्वारा लग रहा होता है, जिसके कारण से वाटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कम होता है, जिसके कारण से वो वाटर उस तरफ थोड़ा सा पुश हो जाता है। तो ये आपका टाइड्स का हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट रेनिंग कॉजेज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बारिश होता है, आपने देखा होगा बारिश होता है तो आपने सोचा है बारिश नीचे ही क्यों गिरता है, पानी नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो पानी के नीचे गिरने के पीछे रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने तरफ खींच रहा होता है। या फिर आपने शायद सोचा होगा कि वाटर वेपर जब वेपर के फॉर्म में होता है वाटर, तो ये क्या होता है, ऊपर जाता है। वाटर वेपर ऑलवेज गोज अपवर्ड। तो वाटर वेपर ऊपर जाने के पीछे रीजन क्या है कि वाटर वेपर जो होता है वो हॉट होता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी, उसमें हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, जिसके कारण से क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है एनर्जी होने के कारण से। दूसरा चीज़ क्या होता है, इट इज़ लाइटर देन एयर। तो जो लाइट होगा, जो लेस डेंसर होगा, वो क्या होगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके कारण से वाटर वेपर हमेशा ऊपर जाता है। हल्का कोई भी चीज़ हो तो क्या होने लगता है, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। कहाँ जाना शुरू करता है, ऊपर की ओर, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में। यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ रिवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। तो वाटर जो होते हैं रिवर्स में फ्लो करते हैं, वो भी किसके कारण से होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही होते हैं। ठीक है, किसके कारण से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे पहाड़ पे कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पुश करते वो नीचे आ जाता है, क्यों, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, एक फोर्स उसको नीचे की ओर खींच रहा होता है। क्या कर रहा होता है, फोर्स उसको एक नीचे की ओर खींच रहा होता है, जिसके कारण से वो जो बॉल जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से क्या हो जाएगा, वो पत्थर जहाँ पड़ा हुआ है ऊंचाई पे, वहाँ से क्या होता है नीचे। जैसे किसी भी चीज़ को हम यहाँ छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ छोड़ दिए तो क्या हुआ, नीचे गिर जाता है, सॉरी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम छोड़ते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो पानी, मान लीजिए यहाँ पे पानी रखे तो क्या होगा, पानी ऐसे वाटर अगर यहाँ पे है रिवर में ऊंचाई पे, तो क्या होगा, स्लोप करके नीचे जाएगा और हमेशा इस तरफ फ्लो करेगा। जिस तरफ क्या होगा, स्लोप होगा, उसी तरफ वाटर क्या करता है, हमेशा फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ द रिवर्स हो गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फेनोमेना ऑफ द ग्रेविटेशन या कॉजेज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ग्रेविटेशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे लाइफ पे। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो आज हमारा क्या होता, हम लोग क्या कर रहे होते। ठीक है, ये सब चीज़ें होती, बिना ग्रेविटेशन का हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे मून की बात करें हम, तो मून का जो मास है वो क्या है, कम है। मून का मास क्या है, अर्थ के मास से बहुत कम है, जिसके कारण से वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो वहाँ पे हम लोग अर्थ की भांति, अर्थ की तरह, अकॉर्डिंग टू द अर्थ, लाइक अर्थ वी आर मूविंग ऑन द अर्थ, वी कैन मूव फ्रीक्वेंटली ऑन अर्थ, वी कैन मूव फ्रीक्वेंटली, बट ऑन मून वी कांट मूव फ्रीक्वेंटली। अर्थ में हम लोग बहुत आसानी से चल लेते हैं, लेकिन मून पे आसानी से नहीं चल पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हम लोग चल भी पाते हैं। ये भी आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो जाता तो हम लोग चल नहीं पाते। कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे भी चलने मुश्किल होगा, अपना वजन नहीं उठा पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे फेनोमेनाज जो हैं, जो कि हम लोग डील कर सकते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में। उससे पहले कि हम लोग एक नॉमरिकल देखेंगे, नॉमरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जो F इजिकल टू हमने जो लिखा था, F इजिकल टू m1 m2 और d स्क्वायर, इस पे बेस्ड हम लोग अभी फिलहाल नॉमरिकल देखेंगे। ठीक है, तो नॉमरिकल्स हम लिख रहे हैं। ओके, इसको इरेज कर दे, क्लियर हो गया सारा पॉइंट। ओके, तो नॉमरिकल हम लिखते हैं। ओके, सो योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड। The mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg if the distance between earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon। या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ या अर्थ ऑन द मून, कोई भी किसी पे फोर्स लगे, दोनों फोर्स तो बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से बताया गया था कि ईच एंड एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट।
ठीक है, मतलब जो भी एक बॉडी फोर्स लगा रहा है दूसरे पर, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन एक इधर लगाएगा तो एक इधर लगाएगा, एक इधर तो एक इस तरफ, दोनों अपोजिट लगाता है। तो अर्थ के द्वारा लिखे या मून से लिखे कोई दिक्कत नहीं है, या तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द मून या फोर्स एग्जर्टेड ऑन द अर्थ, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, अर्थ यहाँ मून यहाँ अर्थ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, टेंशन नहीं लेना है। चेंज कर दिया क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ने बताया था अर्थ ऑन द मून, यहाँ दिया मून ऑन द अर्थ, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, मून ऑन द अर्थ दे, अर्थ ऑन द मून दे, बात बराबर है। तो गिवन लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करें। ओके, तो गिवन लिखते हैं, तो मास ऑफ द अर्थ उसको हम ME लिख देंगे, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg, तो ये ME हो गया 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ द मून MM है ना, शॉर्ट टाइम लिख देते हैं, मास ऑफ द मून इज गिवन 7.4 × 10⁻22 kg एंड डिस्टेंस इज गिवन, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। बट डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर में, हम लोग इसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, जी का वैल्यू किसी में मीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो D = क्या हो जाएगा, 3.84 × 10⁻5 × 10⁻, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻3 करना होता है, यानी कि 1000, चलो छोड़ो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो क्लियर है। ओके, पॉइंट यहाँ से रिलीज कीजिए, तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 5 जीरो और 1 जीरो, 6 जीरो हो जाएगा। D = 384, पॉइंट यहाँ से हट गया, × 10⁻6 हो गया, सही है, मीटर, इतना हो गया। अब हमको F निकालना है, F फाइंड करना है, तो F = फार्मूला लगाइए, मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून, फार्मूला तो ये होगा ना, इंटू D², तो M कैपिटल लिख दो ना यहाँ पे, M कैपिटल और M भी यहाँ पे कैपिटल। चलिए, तो F = mg होता है ना फार्मूला में, G M T²। ओके, फार्मूला तो ये होता है F का फाइंड करने का, ग्रेविटेशन का फार्मूला ये होता है ना फाइंड करने का। ओके, तो Fg का वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11 इंटू ME, मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24, और मास ऑफ ही क्या, मून कितना है, तो 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई, नीचे में किससे डिवाइड होगा भाई, 384 × 10⁻6 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो F = क्या होगा, 6.67 × 10⁻11, और इस मल्टीप्लाई कर देते हैं सारा, तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻, कितना, 6 × 7.4 एक साथ लिख देते हैं, इंटू 10⁻, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो कितना होगा, 46 डिवाइडेड बाई 384 × 6, तो 10⁻, कितना, 6 × 12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पावर को सब एक साथ कर लो, F = 6.67 × 6 × 7.4 इंटू 10⁻, कितना, 46 यहाँ प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, 46 11 माइनस होगा, ये 11 माइनस होगा, 12 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको, 46 प्लस में -11 और -12 बचेगा क्या, F = 6.67 × 6 × 7.4 इंटू 10⁻, कितना, 46 से आपका 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 23 आएगा ना, 46 से 23 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 23। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। नीचे में स्पेस नहीं बच रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करते, क्वेश्चन लिख लिए। ओके, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं और ऊपर में इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ऊपर में सॉल्यूशन करेंगे तो होगा क्या आखिर, चलिए करते हैं फिर। तो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 6.67 × 6 × 7.4 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 384 × 384। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 या 36, 6 हो जा 24, 6 हो जा 24 हो गया। और कोई कट रहा है क्या, देखिए तो कटेगा तो 2 3 से कटेगा, तो उससे काट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सीधा क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले पूरे को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को पूरे को मल्टीप्लाई करके इसको सीधा हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई कर ले ऊपर वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो यह, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो यह है। अब नेक्स्ट काम क्या रह गया हमारा, डिवीज़न का काम रह गया, इसको डिवाइड करेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड कर लें। चलिए
ये लिख चुके हैं आप लोग, इसको इरेज कर दें रफ करने के लिए। क्लियर है सारा कुछ? ओके चलिए, तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अब इसको। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिवीज़न देख लेते हैं हम लोग। 4 9 3 5 8, सही है। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, तो पॉइंट जब यहाँ पे दिया हुआ था 2 2 4 5, 2 2 4 5, तो यहाँ से 3 डिजिट को खिसका देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा 3, यहाँ से खिसका के पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, तो 4 9 3 5 8 डिवाइडेड बाई 2 4 5 7 6। अब 3 डिजिट को यहाँ से खिसकाए तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर ओनली 20, 3 कम जाएगा ना, 3 तो 20 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 5 7 6, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 2 डिजिट तक करेंगे। 2 टाइम्स हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 6 2 12, 7 2 14 1 15, 5 2 10 1 11, 4 2 8 1 9 और 2 2 4। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको तो आएगा 6 0 2, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, 0.0। अब कितने बार लगेगा, लगेगा नहीं, फिर 0 देंगे तो एक और 0 हो गया। अब कितने बार लगेगा, 2 4 5, 2 4 5 नहीं लगेगा, एक और 0 देंगे, एक और 0 देंगे। अब कितने बार लगेगा, अब लग जाएगा आपका, लगता है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स लग जाना चाहिए, है ना। 8 2 16, 8 9 9 2 18, नहीं हाँ 2 टाइम्स, 8 टाइम्स लग जाएगा। यानी इसका डिवाइड करने पे आता है हमारा 2.008 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेट इतना फोर्स उस पर लग रहा होता है, अप्रॉक्सीमेट इतना फोर्स एक दूसरे पे दोनों लगा रहे होते हैं, ठीक है। अर्थ और मून जो है वो दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल। क्वेश्चन क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्री फॉल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल और उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू देखेंगे कि स्मॉल जी क्या होता है, ठीक है। आगे फ्री फॉल होता क्या आखिर, फॉलिंग ऑफ द बॉडी, falling of the body in presence of gravitational force only is known as free fall, ठीक है। जब कभी भी कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। जब कभी बॉडी कहाँ गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फ्री फॉल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। तो फ्री फॉल का इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब हम दो बॉडी को सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में गिराएंगे तो मास वहाँ पे मायने नहीं रखता। कोई भी बॉडी का मास क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दो बॉडी को एक साथ अगर गिराया जाए, फ्री फॉलिंग बॉडी अगर दो बॉडी हो एक साथ गिराया जाए तो दोनों क्या होगा, एक ही साथ गिरता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, गैलीलियो वगैरह साइंटिस्ट जो थे, गैलीलियो जो थे, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, प्रूव किया कि जब भी किसी चीज़ को गिराते हैं, जब भी किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, गिराते हैं। गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर किसी भी चीज़ को अगर हम गिराते हैं, दो चीज़ों को अगर हम गिराते हैं ग्रेविटेशनल, ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फेदर और एक हैमर को अगर गिराते हैं तो हैमर का वजन ज़्यादा होता है, तो हैमर को जल्दी गिरना चाहिए था। हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हैमर को क्या होना चाहिए था, जल्दी गिरना चाहिए था, और फेदर को धीरे धीरे गिरना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ ही गिरते हैं। दोनों कैसे गिरते हैं, एक साथ गिरते हैं, हैमर हो या फिर कुछ और हो, सही है। दोनों एक ही साथ गिरेंगे, चाहे हैमर या फिर कुछ और रखे आप, तो उसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं और उसे फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल कहेंगे और फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे। जो इसमें गिरेगा, फ्री फॉल जो करता है, जो बॉडी फ्री फॉल करता है, उसे फ्री फॉलिंग बॉडी हम कहते हैं। और फ्री फॉलिंग बॉडी में उसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसका जो वेलोसिटी बढ़ता है, एंड द बॉडी दैट इज फॉलिंग इन इट, बॉडी दैट इज falling is known as free falling body,
ठीक है, उसे कौन सा बॉडी कहते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। जो फ्री फॉल में गिर रहा होता है, यानी कि जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, उसमें जो बॉडी गिर रहा होता है उसे कौन सा बॉडी कहते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। कौन सा बॉडी कहेंगे? फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को अगर गिराते हैं एक साथ तो क्या होगा? जो भारी होगा वो जल्दी गिर जाएगा और जो हल्का होगा वो धीरे धीरे गिरेगा। आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक पेन लेना है और एक पेपर का टुकड़ा लेना है, तो पेन और पेपर का टुकड़ा को जब गिराएंगे तो पेन जल्दी गिरेगा, पेपर का टुकड़ा धीरे धीरे गिरेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। आर यू गेटिंग? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर के कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेपर को ऊपर की ओर पुश करेगा, पेन को भी ऊपर की ओर पुश करेगा। लेकिन पेपर क्या होगा? बड़ा होगा और पेन क्या होगा? पतला होगा। तो पेन आसानी से गिर जाएगा और पेपर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो उसको ऊपर की ओर पुश कर देगा, जिसके कारण से एक साथ नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया गया, इस घर में मान लीजिए, इस रूम में, इस क्लासरूम में मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट किया गया। अब वैक्यूम में अगर दो चीज़ों को एक साथ गिराया जाएगा तो सेम स्पीड से एक ही साथ गिरेंगे। यही कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का और फ्री फॉलिंग बॉडी का। तो फ्री फॉल ऐसे होता है कि सिर्फ और केवल सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर गिरता है, सिर्फ और केवल सिर्फ कौन से फोर्स में गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में गिरता है। कोई अलग से एक्स्ट्रा फोर्स अगर उसमें नहीं लग रहा है तो कोई भी दो बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बॉडी क्या होंगे? एक ही साथ, अगर वहाँ से गिराएगा तो एक ही साथ ज़मीन को टच करेंगे, लैंड को टच करेंगे। यही होता है फ्री फॉल का कंसेप्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है कि जो उसका वेलोसिटी जो इंक्रीज़ करता है, फ्री फॉलिंग बॉडी का जो वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय जी। हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। और अर्थ के लिए जो उसका वैल्यू होता है वो 9.8 होता है। कितना होता है अर्थ के लिए वैल्यू उसका? 9.8 होता है। चलिए लिखते हैं हम लोग, the velocity of free falling body increase with constant speed एक क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है, ड्यू टू विच इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, जिसके कारण से क्या होता है? उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है। उसका एक्सेलरेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। एंड दैट एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इंक्रीज करता है, दैट constant acceleration is known as acceleration due to gravity। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। वहाँ कैपिटल जी था या स्मॉल जी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आया कि जब हम फ्री फॉलिंग बॉडी को या फ्री फॉल जब करवाते हैं किसी बॉडी का तो उसका स्पीड जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? कांस्टेंट चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? कांस्टेंट चेंज करता है। यानी कि पहले स्पीड 0 है, उसका स्पीड थोड़ा चेंज करेगा तो लेकिन सेम स्पीड चेंज करेगा, फिर सेकंड बाद चेंज करेगा। हर एक कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा? कंटिन्यूसली उसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज करेगा। तो कंटिन्यूसली जो वेलोसिटी चेंज करता है जिसके कारण से उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वो हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है। हर एक प्लैनेट का क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थ के लिए अलग, मून के लिए अलग और दूसरे प्लैनेट्स के लिए अपना वो अलग होता है। तो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिपेंड करता है वो मास ऑफ द प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है, कि किस प्लैनेट पे वो गिर रहा है, उसका मास कितना है। इन सब फैक्टर्स पे स्मॉल जी डिपेंड करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। मून पे इसका वैल्यू कम हो जाता है। मून पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 6 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। अर्थ सन पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। दूसरे प्लैनेट जो अर्थ से बड़े हैं, सैटर्न, नेपच्यून, सैटर्न वगैरह हो गया, तो उस पर क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ।
एंड मून। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड मून पे बात करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसके लिए, अर्थ के लिए फाइंड करेंगे और किसके लिए फाइंड करेंगे, मून के लिए फाइंड करेंगे। एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, वी विल लर्न डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो टुगेदर विद दीज ऑल द थिंग्स। ओके, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए। सी यू सून।